रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। सर, लग रहा है ना मेरी शर्ट चकाचक वाइट। मिस्टर दास, आर यू ऑल राइट? टीवी में देखा वाइट शर्ट का कमाल, बॉस खुश और प्रमोशन पक्की। लगता है तुम हो गए हो 100% सन की। सर, व्हाट अबाउट माय प्रमोशन? प्रमोशन? यस। ऑफ कोर्स, फ्रॉम फूल टू ब्लडी फूल। कैनो? जस्ट गेट आउट। अरे बाबा, क्यों, क्या हुआ दास बाबू? शर्ट हो गई फेल? नेवर माइंड, लो ड्रिंक स्प्राइट। क्या ये बनाएगा मुझे बॉस की आंखों में स्टार? बड़ी बड़ी प्रोमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. उठ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख फिजा में, अलविदा कहने को। ये पिछले हफ्ते जब हमारा प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में था तो मैं ये सोच रहा था कि हमारी जुदाई का वक्त आ गया है, पर आज एक बार फिर मिलने का मौका आया तो यूं लगा कि उसी जुदाई की कोख में आज की ये मुलाकात पल रही थी। सही कहा तुमने, ठीक उसी तरह जैसे रात की आगोश में सुबह पलती है, तारीकी के दामन में रोशनी का राज नेहा होता है और पतझड़ के उदास चेहरे पर बहार सरगोशियां करती है। आइए एक बार फिर जिंदगी से लबरेज एक मुख्तसर से सफर पर निकल पड़े अपने कारवां के साथ, जिसे हम कहते हैं आई वे। यह है रोशनी का कारवां। इस प्रोग्राम के हजारों लाखों सुनने वालों को सलीमा और अरशद का आदाब, और साथ ही बेताब हैं हमारे जॉर्ज इब्राहिम, भारत की पहली नेत्रहीन महिला सरपंच से बातचीत का कुछ हिस्सा लेकर। तो आइए सुनते हैं सुधा पटेल जी के साथ बातचीत, जो कि गुजरात के चांगा की रहने वाली हैं। नमस्कार सुधा जी, आपको सरपंच बनने का ख्याल कैसे आया? वैसे मेरे पापा चांगा आनंद डिस्ट्रिक्ट में गांव है, वहीं पहले 10 साल सरपंच के रूप में रहे थे। पूर्वा ग्लोबल पीस मिशन में मेरे सरोगेट पेरेंट्स रमेश भाई और उषाबेन पटेल विद्यानगर में मेरी बर्थडे 21वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे। तब पापा ने फ़ोन किया कि गांव के कई लोग चाहते हैं कि तुम सरपंच के रूप में खड़ी रहो, और मैंने अंकल के सामने देखा तो अंकल ने बोला कि टेक द अपॉर्चुनिटी, स्काई इज द लिमिट, और दूसरे दिन जाके हमने फॉर्म आदि भर दिए। एक दृष्टिहीन महिला सरपंच, ये सुनते हुए आपके गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या थी? वैसे कुर्सी की जब बात आती है ना, तो हर जगह पे ऑपोजिशन होता ही है। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ था कि गांव के कई लोग कलेक्टर, मामलतदार, टीडीओ आदि को मिलने गए और उन्होंने बोला कि ये लड़की देख नहीं सकती है तो आपने सरपंच के रूप में उनको फॉर्म क्यों भरने दिया। तो इन्होंने एक अच्छा उत्तर दिया था, जो वोट दे सकता है वो वोट ले भी सकता है, और आप कैसे मान लेते हो कि वो ब्लाइंड है इसलिए काम नहीं कर पाएगी। यदि वो एमए तक अच्छे ढंग से फर्स्ट क्लास में पढ़ी है तो पंचायत के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर सकती है। सुधा जी, आप 5 साल तक सरपंच रहे, इस कार्यकाल में आपके मुख्य अचीवमेंट्स क्या थे? गांव की पहली जरूरत होती है अच्छे रास्ते, पानी, बिजली की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, फिर एजुकेशन की सुविधाएं। तो मेरे गांव में मैंने पूरे मेन रास्ते हैं सब आरसीसी करवा दिए हैं, फिर पानी की अच्छी ढंग की व्यवस्था की है। मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो पूरे गुजरात में मॉडल के रूप में माना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर कॉलेज मेरे गांव में है, जो मैंने परमिशन दे के बनवाया है। आपकी जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कब से है, और आपके परिवार वालों का प्रतिक्रिया क्या थी? मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और मेरी सिस्टर भी ब्लाइंड है। मेरा एक भैया है जो नॉर्मल है। वैसे मेरा जन्म जब हुआ तब सब लोगों ने बोला कि ये लड़की बड़ी होगी तब उसको काफ़ी दर्द होगा कि मैं ब्लाइंड हूँ, अंधी हूँ, इससे पहले हम उसको मार डाले तो ही अच्छा है। फिर मेरे पापा आए, उन्होंने मना किया कि वो जैसी भी है मेरी लड़की है, उसको मारना नहीं चाहता हूँ, वो अपना नसीब ले
औरों के लिए भी बहुत सारे काम करेगी, तो ये लड़की मुझे मंजूर है। और मम्मी पापा ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक दृष्टिहीन महिला होने के नाते आपको पढ़ाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज, काफ़ी मुश्किलात हुआ होगा, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? वैसे मैं अपनी पढ़ाई ज़्यादातर ब्रेल लिपि से ही किया करती थी, पर सारा मटेरियल ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं होता था, इसीलिए सबसे ज़्यादा तो मैं कैसेट टेप रिकॉर्डर का यूज़ करती थी। और मेरी सहेलियाँ थी, वो बोलती थी कि हमारी नोट्स से, खुद की नोट्स से वो हम मेरा रिकॉर्डिंग कर देती थी। वो बोलती थी कि हमारा सेकंड क्लास भले ही आ जाए, तुम्हारा हमेशा फर्स्ट क्लास ही आना चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। तो रिफ्रेशर कोर्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, सब में वो मेरे साथ आती थी और हर जगह मेरी हेल्प करती थी। इवन मेरे प्रोफेसर लोग हर कार्यक्रम में मुझे ले जाते थे, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, एनएसएस के कैंप आदि हो, सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की ऐसी पहली विद्यार्थिनी थी जिनको कॉलेज में इस ढंग से एडमिशन दिया गया था। मेरे कॉलेज वालों को ये लगने लगा कि मैं पूरे यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का गौरव हूँ। आपने अपने कार्य क्षेत्र सामान्य लोगों के साथ करने का चुना और आपके जो रवैया भी काफ़ी सकारात्मक रहा है और अभी तक आपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हर बच्चे के पीछे अपने माँ बाप का हाथ तो होता ही है। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स आदि, कॉलेज के प्रोफेसर लोग, टीचर्स लोग और जो मेरे सरोगेट पेरेंट्स हैं, उषा बहन और रमेश भाई पटेल, इन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन दिया है, हर हालत में मेरी हेल्प की है। और मैं जनरली सामान्य बच्चों के साथ पढ़ती थी, तो मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। और जब भी मेरी सोच बनती थी या मुझे कोई सोच आती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और मेरा काम यही है कि मैं पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत का कोई भी नागरिक हो, इसके लिए काम कर सकूं। समावेशिक शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन के एरिया में भी आपने काफ़ी कुछ काम किया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आनंद डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी विकसित जिला माना जाता है, फिर भी डिसेबल के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट सर्वे करवाया। गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल का प्रोजेक्ट मुझे दिया, तो श्री जलाराम जनसेवा ट्रस्ट धर्मज डिस्ट्रिक्ट आनंद में साथ रह के मैंने एज अ ऑनररी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया। पहले हम 2 ही टीचर थे और 147 बच्चे थे और आज 2000 बच्चे जो मेंटल रिटार्डेड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं हमारे साथ, और 45 टीचर्स भी है। सुधा जी, संक्षेप में आप बताइए कि सुधा पटेल क्या है? जब यूनो ने मुझे एक मोमेंटो दिया था गांधी आश्रम में, तब वो उस मोमेंटो पे लिखा था, बी प्राइड ऑफ इंडिया, मैं अपने भारत का गौरव बनना चाहती हूँ। सुधा जी, अभी आप हमें बताएं कि आपके शौक क्या क्या है? ड्रामा करने का, जैसे मैंने एमए ड्रामा के साथ ही किया है, और गिरीश कर्नाड का एक ड्रामा था नागमंडल, उसमें भी मेरे प्रोफेसर लोगों ने नॉर्मल बच्चों के साथ पार्टिसिपेंट्स करवाया था मेरा। और थोड़ी बहुत पोएम लिखने का शौक है, म्यूजिक सुनने का और म्यूजिक वोकल का भी बहुत शौक है। चलते चलते सुधा जी, एक आखिरी सवाल। आपने अपनी एक तरह से राजनीतिक करियर शुरू की एक सरपंच बनकर, राजनीति में आपका आगे कोई योजना है, कोई इरादे हैं, कोई आशाएं हैं? मौका मिलेगा तो एमपी या एमएलए ही बनना चाहूँगी अब तो मैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं फाइनेंशियली साउंड होना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं हो सकेगा तो एक बिजनेस वुमन के रूप में उभरना चाहती हूँ। सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। बेशक सुधा जी, देश को आपकी हिम्मत, आपकी अचीवमेंट पर गर्व है और ऐसा लगता है कि आगे भी अगर आप अपना सफर यूं ही जारी रखेंगी तो जाने कितने लोगों को जीने की वजह मिल जाएगी। अर्शद, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाकर पेश किया है,
तमाम तर दुश्वारियों से घिरे होने के बावजूद सफलता को अपनी ड्योढ़ी पर खींच लाते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हर वो इंसान जिसके पास आत्मविश्वास है, जो मेहनत और लगन से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल। फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती, एक बेहतरीन अदाकार ओम पुरी एक ऐसे ही शख्स की दास्तां सुना रहे हैं। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं, एरिक वाइनमेयर हैं, जो दुनिया के पहले दृष्टिहीन हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी हिमालय की माउंट एवरेस्ट को अपने कदमों तले रौंद डाला। असाधारण कहानी है एरिक वेनमायर की। वे एक विश्वविख्यात पर्वतारोही हैं। जन्म से ही आंखों की एक बीमारी से पीड़ित एरिक वेनमायर 13 साल की उम्र में आते आते पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए थे। उनकी इच्छा थी पर्वतारोही बनने और पहाड़ों की चोटियां छूने की। उनके माता पिता ने उनके इस हौसले को आगे बढ़ाया। 33 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों में स्थित 7 सर्वोच्च पर्वतों की चोटियों पर चढ़ाई की है। मई 2001 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ऐसे रोमांचक और जोखिम भरे क्षेत्र में दृष्टिहीनों के लिए अवसर ही कहां है। ऐसे में एरिक वेनमायर दुनिया भर के लिए आज मिसाल बन चुके हैं। आज वे विश्व की जानी मानी हस्तियों, कंपनियों के साथ प्रोत्साहन शिविरों, मंचों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वे 2 बार ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ चुके हैं। हॉलीवुड के प्रोड्यूसर स्टीवन हॉफ्ट उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं जो इसी साल रिलीज हो जाएगी। सचमुच एरिक वेनमायर आज दुनिया भर के विकलांग व्यक्तियों के लिए जबरदस्त प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद ओमपुरी जी। इस हिम्मत से भरे कारनामे को सुनकर एक शेर पढ़ने को जी चाहता है। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। हाँ, सुना रहा हूं। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है। भाई वाह, बहुत खूब। तो फिर मैं भी तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊं जो अपने आप में मील का पत्थर है। मैं क्यों रहूं पीछे? नहीं, बिल्कुल सुनाइए। हाँ, अमेरिका में टच द सन नाम से एक किताब छपी है। कोई आम किताब नहीं है ये। इस किताब के जरिए एस्ट्रोनॉमी के दृष्टिहीन स्टूडेंट्स छूकर सन यानी सूर्य और सोलर एक्टिविटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस किताब में सोलर सिस्टम से संबंधित तमाम चित्र ट्रांसपेरेंट टेक्सचर्स हैं और तमाम जानकारियां ब्रेल में हैं। वो लोग जो देख पाने में सक्षम हैं वो तो इस किताब को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में, पर वो जो दृष्टिहीन हैं वो इसका अनुभव इस पर अंकित गैस, डार्क सनस्पॉट, कर्विंग मैग्नेटिक फील्ड्स और एक्सप्लोसिव इरप्शंस को छू कर सकते हैं। नासा के एक वैज्ञानिक जोसेफ गुरमन ने यह कहा कि इससे दृष्टिहीन लोग भी उतने ही सफल होंगे जितने के देख पाने में सक्षम लोग। और अब सलीमा जी, हमें रुख करना चाहिए उन समस्याओं की ओर जिनका हल हम अपने इस कार्यक्रम में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ भाई, ये तो बहुत बहुत जरूरी है। आखिर हमारे प्रोग्राम का मकसद भी तो यही है ना। और आज हमारे एडवाइस सेक्शन में हमारी मदद कौन कर रहा है अरशद, ये बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम दृष्टिहीनों के अधिकार और उन अधिकारों की रक्षा की बातें करेंगे। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो होंगे मिस्टर भास्कर मेहता, जो कि गुजरात के डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं। भास्कर साहब, एक स्टेट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी के तौर पर आपका कार्य क्षेत्र क्या है? सबसे पहले मेरा ये स्कोप है कि सभी विभागों में जो प्रवृत्तियां राज्य में चलती है उसमें विकलांगों का समावेश करवा देना, यह मेरा पहला स्कोप रहेगा। क्योंकि आज तक हम मानते हैं कि विकलांगों का काम केवल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही करता है। विकलांग पहले आदमी है, बाद में विकलांग है। मेरा दूसरा जो स्कोप है वो हम सब समाज सुरक्षा विभाग का जो बजट बनाते हैं वो बजट दरअसल में विकलांगों तक पहुंचता है, कितना पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, वह सब कुछ देखने की, और जहां कहीं पर भी कोई अनुचित बात हो रही है तो उसको सुधार करने का भी मेरा स्कोप रहता है। कोई भी विकलांग को सेवा में या प्रवेश में ऐसा लगता है कि उसके साथ विकलांगता के कारण अन्याय हुआ है तो वो हमारी कचहरी में आ सकते हैं, उनको हम मिल सकते हैं और उनके बाद जरूरत पड़ने पर उनका केस एडमिट किया जाता है और जस्टिस भी दिया जाता है।
मेरा चौथा स्कोप है कि जहां कहीं पर भी राज्य सरकार की अच्छी नीतियां हैं, उसका एक अहवाल प्रस्तुत करना असेंबली के पास, और साथ साथ जो हम चाहते हैं उनका भी एक पिक्चर उस अहवाल के साथ देना पसंद करेंगे, जो आगे जाके भारत सरकार की पार्लियामेंट में भी प्रस्तुत किया जाएगा। यानी हमारे विकलांगों की एवं दृष्टिहीनों की आवाज संसद और विधानसभा तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी मेरे सर पर रहा है। देखिए, सरकारी दायरे में आपका कार्य क्षेत्र तो हमें पूरी तरह से पता है और वो डिफाइंड भी है, लेकिन क्या आप प्राइवेट सेक्टर की समस्याओं में भी डील करते हैं? हमारे पास कानून का शस्त्र भी है, पर साथ साथ स्नेह का और अवेयरनेस का शास्त्र भी हमारे साथ है। जहां तक लॉ का सवाल है, ये एक उसकी कोई, मैं कहूंगा कि एक वीक पॉइंट है कि प्राइवेट सेक्टर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, पर मैं ये चाहता हूं कानून से ज्यादा बढ़कर स्नेह का साम्राज्य है। सभी प्राइवेट सेक्टर्स के संचालकों के साथ आवश्यक विभागों को मिलाकर हम एक बैठक का आयोजन करें, उसमें हम सब उन्हें समझाएं, जरूरत पड़ने पर सफल विकलांगों का उनके यहाँ ही डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, ताकि उनके हृदय का और दिमाग का परिवर्तन हो जाए। हमें कानून की जरूरत न रहे और वे खुद ही कहें हमें विकलांग की आवश्यकता है और विकलांग को भी उसकी आवश्यकता है। दृष्टिहीनों के क्षेत्र में ये खास बनता है, पर जब दृष्टिहीनों के काम को लोग देखते हैं, जैसे मैं अध्यापक बनना चाहता था, लोगों ने कहा तुम कैसे पढ़ाओगे, गिर तो नहीं जाओगे, क्वेश्चन पेपर्स कैसे सेट करोगे, एग्जामिन कैसे करोगे। ये 30 साल पहले की बात। आज गुजरात में देयर आर 70 ब्लाइंड लेक्चरर्स इन कॉलेजेस, और गुजरात में 1200 नॉर्मल स्कूल के टीचर्स ब्लाइंड है। तो ये काम प्रेम ने किया है कानून के सहारे से। मिस्टर भास्कर, क्या आप किसी एक उदाहरण के जरिए हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि किस तरह आपकी मध्यस्थता से या आपके बीच बचाव से किसी को इंसाफ मिला हो या उसको फायदा हुआ हो? हमारे यहाँ सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में नेत्रहीन विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले जून, जुलाई, अगस्त में ज्यादा आते रहते हैं। कभी कभी MBA के प्रवेश में मना कर दी जाती है। लोग ये नहीं जानते हैं कि ये विकलांगताएं जो होती है दृष्टिहीनता के साथ, वो ज्ञान के दरवाजे हैं, पर ज्ञान का असली काम तो दिमाग करता है। और तभी हमें जाकर इन संचालकों को, इन अध्यापकों को समझाना भी पड़ता है। जरूरत पड़ने पर उनको न्याय के रूप में जजमेंट और आदेश भी देने पड़ता है। इसे आज करीबन गुजरात में 50 नेत्रहीन लोग प्रति साल B.Ed नॉर्मल कर सकते हैं। यह इस कचहरी का एक प्रभाव है। जो ये नई नई शाखाएं हैं, जहां लोग जानते नहीं है कि विकलांग अपनी विकलांगता के साथ कैसे शिक्षा पा सके, इस दिशा में भी हमें साथ में रहकर आदेश से एवं समझौती से काम लेने पर हमारी नई विद्या शाखा के द्वार हमारे दृष्टिहीन मित्रों के लिए हमें खोलने की पूरी संभावना दिखाई पड़ती है। अभी हमारे पास एक केस आया, एक ड्राइवर अकस्मात में नेत्रहीन हो गए हैं। उसका केस मैंने सामने से मेरी अदालत में बुलवाया। मैंने संचालकों से, ट्रांसपोर्ट मैनेजर से, ट्रांसपोर्ट चेयरमैन से, मेयर से, सभी से बात करके ये तय कर दिया कि वो ड्राइवर अपनी विकलांगता के साथ वहीं रहेगा, वहीं काम करेगा, और जरूरत पड़ने पर हम पुनर्वसन में भी हमारी कचहरी की ओर से जरूरत होगी वहां अचूक सहाय करेंगे। एक विज्ञान के प्राध्यापक 55 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गए, हमारे कचहरी में आए। हम सब ने मिलकर उसके संचालकों के साथ बातचीत की, जरूरत पड़ने पर केस भी दाखिल किया और अंत में जजमेंट भी दिया। उनको 3 साल की सैलरी के साथ फिर अपने जॉब में बिठाया गया और वो रिटायरमेंट एज तक बड़ी प्रसन्नता से काम करते रहे। मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि हम सत्य के साथ हैं, न विकलांग न सरकार के साथ। सत्य का जहां पर भी भंग हुआ होता है
वहाँ उसका पालन करवाना हमारी कचहरी का कर्तव्य है। और मिस्टर भास्कर, हमारे एक श्रोता ने हमें लिखा था कि वो सरकार द्वारा एक टीचर की हैसियत से एक एनजीओ में अपॉइंट किए गए थे, लेकिन आज तक उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर या नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो आपका ऑफिस इस पे कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई स्टेप ले सकता है? मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि वो श्रोता और गुजरात के और भी लोग जहां पर भी उनको ऐसा लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ विकलांगता के कारण कोई उनको मौका नहीं दिया गया है, हमारे दरवाजे उनके लिए सदा खुले हैं। वो हमारी कचहरी का संपर्क करेंगे, हमें मोबाइल पर भी मिलेंगे, हम उसके प्रश्न के समाधान के रूप में काम करेंगे। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हमारे यहाँ ये वहीवटी प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर समाप्त करवाने में उस कर्मचारी की हम अचूक सहकार देंगे और वो हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। तो ये थे मिस्टर भास्कर मेहता, डिसेबिलिटी कमिश्नर फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए जनाब, अब चलते हैं, माहौल थोड़ा इनफॉर्मल कर लें, थोड़ा हंस लें, थोड़ा गा लें। सलीमा, हंसने का काम मैं कर लेता हूँ, लेकिन गाने का काम अब मत कीजिएगा। क्यों 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 क्यों? अब इसका जवाब तो हमारे सुनने वाले ही देंगे। बोल सक नहीं रही है। समझ गई इशारा कहाँ है। कोई बात नहीं, कभी के दिन बड़े कभी की रात, तुम्हें भी कभी तकलीफ होगी अरशद मियाँ। भाई फिलहाल मेरा इरादा कतई ये नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि हमारे आर्टिस्ट ऑफ द मंथ है ना, आज वो सेगमेंट है और हमारे साथ हैं प्रकाश नंबियार, जो कि आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं और हमें सुना रहे हैं ये खूबसूरत, ये हसीन गाना। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। और अब चलते चलते प्रोग्राम 11 के सवाल का सही जवाब। सवाल था, ब्रेल का आविष्कार किसने किया था? और इसका जवाब है लुई ब्रेल ने। और विजेता सुन लीजिए, एक नहीं दो हैं अरशद। हाँ। और पहले विजेता हैं अहमदाबाद वस्त्रपुर के गजेंद्र एफ व्यास। इनाम बहुत बहुत मुबारक हो व्यास जी। और दूसरे हमारे विजेता हैं राजेश कुमार मिश्रा, जिन्होंने कि हमें चिट्ठी भेजी है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। आपको भी बहुत बहुत बधाई राजेश जी। भाई बधाई के साथ साथ आपको टी शर्ट भी मिलेगी, पहनते वक्त हमें जरूर याद कर लीजिएगा। और अब आज का सवाल जी, 1 मिनट में औसतन एक आदमी कितनी बार पलकें झपकता है? सवाल एक बार फिर से कि 1 मिनट में औसतन एक आदमी कितनी बार पलकें झपकता है? जिसका जवाब सबसे नजदीक होगा, सबसे क्लोज होगा, उसे हमारा इनाम मिलेगा। और आप अपना जवाब हमें जल्द से जल्द इस पते पे भेज सकते हैं। आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या
जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, पीओ बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। दोस्तों, हम तो हमेशा उम्मीद का दामन थामे रहते हैं कि आपके पत्र हमें मिलें, आपके सुझाव हमें मिलें, आप हमारा प्रोग्राम हमेशा सुनते रहें। और इसी उम्मीद को लेकर हम लोग अब आपसे विदा ले रहे हैं, क्योंकि मिलना तो है ही अगले हफ्ते इसी फ्रीक्वेंसी पर। इजाजत दीजिए, मैं हूँ सलीमा रजा और मैं हूँ अरशद इकबाल। खुदा हाफिज। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां।